हाँ जी। अच्छा, बस क्लास लेट ऐसी होगी कि लास्ट क्लास उधर डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी, और फिर उसको ज्वाइनिंग करने में और फिर वापस स्टूडेंट्स के आने में सारा टाइम वेस्ट हो गया। ओके ओके ओके। चलें भी। बस वो उधर क्लास में ये हुआ था कि वहाँ पे उधर उधर से गलती से फैकल्टी मेंबर जो उसको डील कर रहे थे, शायद उनसे डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, तो बस वो फिर 15-20 मिनट उधर वेस्ट हो गए। एनीवे, फिजा बच्चे, कौन सा लेक्चर हमने पढ़ा था लास्ट? तो और अब मैं देख लूँ मैंने आपको पढ़ाना क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था मेरे ख्याल से। यस। लास्ट लेक्चर क्या था हमारा? ओके ओके। ठीक है जी, लेट मी सी कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाना है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, आज हम दो टॉपिक्स करेंगे इंशाल्लाह। एक हम करेंगे। हाँ, कॉन्ट्राबैंड पढ़ा था, ठीक है ठीक है। आप लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ ये पढ़ा हुआ है? ये वाला चैप्टर मेरे से लेक्चर इस पे मैंने किया हुआ डिलीवर? नो। ओके ओके ओके। चलें। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। देखिए जी, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। नहीं, बस काफी है। तू बचे, बस मेरे लेक्चर्स भी आप पढ़ लें और इसको बुक के साथ मिला के अपने प्रॉपर नोट्स बना लें, तो दैट इज मोर देन इनफ इंशाल्लाह। या जहाँ पे मैं कहीं रिकमेंड कर देता होता हूँ कि ये चीज आप गूगल से एंटर करके देख लीजिएगा डेफिनेटली। उसके अलावा आपको बस मेरे लेक्चर्स और प्लस ये जो बुक है, दिस इज मोर देन इनफ इंशाल्लाह, और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारा काफी टाइम ज़ाया हो चुका है, तो ये शुक्र है कि आज के इतने बड़े टॉपिक्स भी नहीं थे दोनों, अदरवाइज हमें बड़ा मसला हो जाना था। हाँ। उसामा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूं कि अच्छा, फिजा का इंटरनेट का इशू है। चलें, कोई और स्टूडेंट कौन कॉपी पेस्ट करेगा प्लीज? फिजा की जगह तलहा, मेरे ख्याल से शायद तलहा करते होते हैं अगर फिजा ना कर रही हो। ऐसे ही है या कौन करता होता है आपकी क्लास में, मुझे याद नहीं है। कॉपी पेस्ट स्टूडेंट्स के लिए इधर हारून। ओके ओके, तला करता होता है, ठीक है। बस तला तला कर दे, खैर है ना, हुआ तो उसके बाद हारून से कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसामा ने किया है कि सीएसएस में मार्क्स पीछे कम आए हैं स्टूडेंट्स के, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? अच्छा, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल लॉ में मार्क्स 2019 के आए हैं वो कम नहीं आए हैं। वो ओवरऑल डेफिनेटली स्टूडेंट्स के, जिस तरह ओवरऑल इन सेंस के जो एग्री जो हम कहते हैं जिसको जनरली, वो कम इस सेंस में आए हैं, वो जरा मैं बता दूं आपको। 2018 तक ऐसे होता रहा है कि जो हमारे जिन टॉपिक्स के सामने मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, उन टॉपिक्स में क्या होता था कि उन्हीं में से ही पूरा क्वेश्चन पेपर बनता था। तो स्टूडेंट ने ये किया कि हाँ हाँ, मैं ठीक है, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, मैं आंसर कर रहा हूँ आपको। उसमें ये हुआ कि 2018 तक पेपर का ट्रेंड ये था कि जितने मैं आपको टॉपिक जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उनमें उनमें से पेपर आता था पूरा। वो जो मैंने 9 टॉपिक्स हैं कि 8 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट लिखवाया, पूरे पूरा पूरा 2018 तक ऐसा होता रहा है कि पूरा पेपर उनमें से आता रहा है, उन्हीं क्वेश्चंस में से। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता होता था पहले भी, और अभी आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि प्लीज जो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं वो आसान है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपने वो चीजें चॉइस पे नहीं छोड़नी है, वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्टली मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लेंथी टॉपिक है जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स, वो मैं आपको नहीं करवा रहा बस। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए, तो वो चॉइस पे नहीं छोड़ने हैं। स्टूडेंट्स ने देखे, जब तैयारी करते हैं उन्होंने देखा जी पिछले 20 साल से यही आ रहा है, टीचर भी ये पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट ने काफी चीजें चॉइस पे छोड़ दी। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, वो अच्छे स्टूडेंट्स जो थे, उनके मार्क्स यूं अच्छे हैं, उन्होंने कोई चीज चॉइस पे नहीं छोड़ी।
2019 में उसने ऐसा किया और आप देख लें 20 में भी उसने ऐसा किया है कि 2019-20 में उसने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सिर्फ एक सवाल दिया है या दो क्वेश्चन दिए हैं, बाकी सारे एमसीक्यू सारी चीजें उसने शॉर्ट नोट्स और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे जिनमें से कभी पेपर ही नहीं आया था उसने उसमें से पेपर बना दिया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, पेपर में तो उनको सिर्फ दो सवाल आते थे या तीन क्वेश्चन आते थे। शॉर्ट नोट्स चलो आप कुछ ना कुछ खुद से लिख देते हो, जब आप खुद से कुछ ना कुछ लिखते हो फिर मार्क्स अच्छे तो नहीं आते, फिर तो कम नंबर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ने वो सारे टॉपिक्स चॉइस पे छोड़े हुए थे, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने। ठीक है जी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। सही है। सो ये रीजन हुई, कोई पेपर हिट नहीं हुआ, कोई कुछ कुछ नहीं था। अभी आप 2020 का पेपर उठा के देखें, आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ना। 2020 का पेपर देखें, 2019 का पेपर देखें, सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हैं। इस साल मैंने क्या किया है, इस साल मैंने शॉर्ट नोट्स भी मैक्सिमम पढ़ा दिए जो मैं पढ़ा सकता हूँ। आपसे पहले मैं स्टूडेंट्स की या तो 7 क्लासेस लेता था या 8 क्लासेस, बस 7 या 8 क्लासेस कराता था। लेकिन इस साल मैंने 3 क्लासेस अपनी ज्यादा करा दी है, 10 क्लासेस करा दी है। ठीक हो गया। सो आप लोगों ने लॉज ऑफ टीटीज किया हुआ है? नहीं किया हुआ, आई गेस नहीं किया, वो आज मैंने पढ़ाना है, लॉज ऑफ टीटीज नहीं किया हुआ। सो कहने का मकसद ये है, ये फिजा के क्वेश्चन का आंसर भी, ओसामा के क्वेश्चन का आंसर भी, और बाकी भी जो स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं उनको ये बात क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है। ठीक हो गया। ये सिंपल एक उसने टेक्निक की है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की बजाय उसने अनइम्पॉर्टेंट से बना दिया और स्टूडेंट्स ने चॉइस पे चीजें छोड़ी थी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन शर्त ये है कि प्लीज चॉइस पर नहीं छोड़ना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब्दुल अजीज का क्वेश्चन आ गया, सर बुक बहुत बड़ी है। तो बच्चे मैंने तो पूरी बुक तैयार करने का आपको कहा ही नहीं है, आपने सिर्फ वही टॉपिक करने हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है जी। आपने कोई वो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि पूरी बुक में तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपका सिलेबस ही नहीं है। तो इसलिए बुक को देख के ना घबराएं, अपने सिर्फ रेलेवेंट चैप्टर को टिक करें और उनको पढ़ें। ठीक हो गया। सो आपने प्लीज कोई चीज चॉइस में नहीं छोड़नी है। इस साल अब मुझे नहीं पता वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की देगा या अनइम्पॉर्टेंट देगा, लेकिन उसने पिछले 2 साल से ट्रेंड चेंज कर दिया है कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक दे रहा है। ठीक हो गया। सो शॉर्ट नोट को चॉइस पे नहीं छोड़ना है, जो चीजें मैंने छोड़ दी हैं उसको चॉइस पे नहीं छोड़ना है, उसको लाजमी करना है। ठीक हो गया। ये बात सबको समझ आ गई है। और ये यकीन करें, कई स्टूडेंट्स को मैंने कहा था और बाद में उन्होंने कहा था कि सर हमें बस आखिरी टाइम पे जहन में आ रहा था कि सर ने कहा हुआ है चॉइस पे नहीं छोड़नी है, तो उन्होंने सारे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे और वही हुआ है। आप अपनी 2020 का पेपर उठा के देखें, 2019 का शॉर्ट नोट्स आए। ठीक हो गया। सही है। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे हैं। सो शुक्र है आज हमारे पास टॉपिक छोटे थे, वरना हमारा आज का लेक्चर रह जाना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ। सना बच्चे, जो टॉपिक मैं करवा चुका हूँ और फर्स्ट फर्स्ट क्लास में जो टॉपिक मैंने लिखवाए हैं उनके साथ कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन करने के बाद जो टॉपिक नहीं पढ़े हमने वो आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सलार नोआ बुक मैंने देखी है, स्किम की है, उसमें छोटी मोटी सी मिस्टेक्स हैं, वो नेक्स्ट एडिशन में इंशाल्लाह मैं उनके साथ मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं उनके साथ बैठ के कुछ कर सकूं, लेकिन मैंने ओवरव्यू बुक को किया है, उसमें थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हैं नोआ बुक की, बट बुक इज गुड, बुक अच्छी किताब है। ठीक है, उनकी नोआ की बुक अच्छी है, उन्होंने कंपाइल चीज़ों को बड़ा अच्छा किया हुआ है। बट छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, खैर वो इतना मैटर नहीं करती हैं। ठीक है। अच्छा जी, बट एस के कपूर जो है डेफिनेटली दैट इज द बेस्ट। ठीक है, मालकम शाह इज द बेस्ट। ठीक है। सो उनके साथ कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। एनीवे, स्टार्ट करते हैं जी। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। अच्छा, इसमें हमने रिलेशनशिप में और एक बात वापस आप कहेंगे सर रिपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज चीजों को चॉइस पे नहीं छोड़ना है, आपको कोई इशू नहीं होगा। काइंडली चीजों को चॉइस पे नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान में रखें। ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ में हमने ये पढ़ना है कि फॉर एग्जाम्पल एक 3 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि दोनों लॉ अप्लाई होते हैं और दोनों में से इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। दोनों मीन कि एक म्यूनिसिपल लॉ है और एक इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, म्यूनिसिपल लॉ क्या होता है, स्टेट का लॉ। ठीक है। एक थ्योरी है वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए और सिर्फ एक ही लॉ है। और तीसरी थ्योरी कहती है कि दोनों को हार्मोनाइज कर दिया जाए। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। सो आप लिखना स्टार्ट करें, लिखें द व्यूज ऑफ द जूरिस्ट, द व्यूज ऑफ द जूरिस्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ relationship of international law and municipal law। थोड़ा आज मैं लिखवाऊंगा स्टेट तेज स्पीड में। ठीक है जी। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर डाइवर्जेंट, आर डाइवर्जेंट
which have led आएगा, lead नहीं, which have led to the emergence of different theories. Emergence of different theories. Number one, first theory. Number one, dualistic theory. Dualistic theory. इसके सामने आगे लिख लें ब्रैकेट में ड्यूलिज्म. ड्यूलिज्म. ड्यूलिस्टिक थ्योरी या ड्यूलिज्म. दूसरी लिख लें मोनिस्टिक थ्योरी. मोनोइस्टिक, MONISTIC, मोनोइस्टिक थ्योरी. और इसके सामने लिख लें आगे मोनोइज्म. तीसरी लिख लें हार्मोनाइजेशन थ्योरी. HARMONISATION, हार्मोनाइजेशन थ्योरी. सबसे पहले आ जाते हैं जी ड्यूलिस्टिक थ्योरी पे. ड्यूलिस्टिक थ्योरी लिखिए अकॉर्डिंग टू ड्यूलिस्टिक थ्योरी. अच्छा, मैं बल्कि लिखवाने से पहले अब हमें क्लियर हो गया कि तीन थ्योरी हैं. एक ड्यूलिस्टिक थ्योरी है, एक मोनोस्टिक और एक हार्मोनाइजेशन. ये तीनों थ्योरीज बता रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच में रिलेशन कैसे गवर्न होते हैं. ठीक हो गया. सो वन बाय वन जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. पहले आ जाते हैं ड्यूलिस्टिक थ्योरी पे. ड्यूलिस्टिक थ्योरी का एक इसके सामने लिख लीजिएगा. ड्यूलिस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जर्मन स्कॉलर नेम या नेमली ट्राइपेल. TRIEPEL ट्राइपेल. नंबर वन जी क्या कहती है, इसके मेन पॉइंट्स लिखें. अकॉर्डिंग टू ड्यूलिस्टिक थ्योरी international law and municipal laws according to this theory, international law and municipal laws of the several states are two TWO2 होगा. ठीक है. two are two distinct different है. distinct, separate and self-contained legal systems. दूसरा पॉइंट, rules of international law may apply within a state by virtue of their adoption by the municipal law of the state and apply as part of that internal law
of the state and not as an international law and not as an international law. Third point, this theory represents two entirely distinct legal systems. Two entirely distinct legal systems. अच्छा जी, ये थोड़ा सा समझा दूं, फिर हम आगे थोड़ा सा जाते हैं, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है। पहली हम पढ़ रहे हैं ड्यूलिस्टिक थ्योरी, ठीक हो गया। ड्यूलिस्टिक थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ जो हैं डिफरेंट स्टेट के, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ये दोनों, मतलब इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ जितने भी स्टेट के, ये दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, दो सेपरेट सिस्टम्स हैं लॉ के, ठीक हो गया। एक म्यूनिसिपल लॉ है और दूसरा है इंटरनेशनल लॉ, ठीक। और दूसरा वो कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये स्टेट के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है, बाय अडॉप्शन। ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि अडॉप्शन क्या है, मैं इसको समझाऊंगा। ये थ्योरी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन खैर थ्योरी समझ लें। ये एक अडॉप्शन की एक थ्योरी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ हल्का सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तो आपको लिखते थोड़ा सा आइडिया हो। तो ये अडॉप्ट करती हैं स्टेट्स, मतलब कोई भी इंटरनेशनल लॉ आता है, स्टेट उसको अपने म्यूनिसिपल लॉ में अडॉप्ट करती हैं और फिर उसको अप्लाई करती हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लॉ। मतलब जब वो अप्लाई हो रहा है तो वो एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लॉ या एज अ पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ अप्लाई हो रहा है, वो एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर दूं कि जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है तो जो स्टेट्स होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ को पहले अडॉप्ट करती हैं, मतलब अपने म्यूनिसिपल लॉ में इनकॉर्पोरेट करती हैं और फिर इसको अप्लाई करती हैं। तो जब वो लॉ अप्लाई होता है तो वो एज अ इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता, वो एज अ म्यूनिसिपल लॉ अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि वो उसको अपने लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले या किसी रेलिवेंट लॉ में उसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक हो गया। और एक चीज ध्यान में रहे कि ये जो थ्योरी है ड्यूलिस्टिक, देखिए ड्यूल दो इस तरह ध्यान में रखना, ड्यूल का मतलब क्या होता है, टू। तो ये दो डिफरेंट सिस्टम को कंसिडर करती है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ, ये इंटायरली डिफरेंट सिस्टम है, ठीक हो गया। तो यहां तक अभी हल्का सा हमने देखा, अभी हम इसको आगे देखेंगे, थ्योरी बड़ी काफी लंबी है इसमें। लेकिन जी जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दी टू सिस्टम्स मतलब इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है जी। टू सिस्टम्स ऑफ लॉ differ from each other differ from each other on the following grounds on the following grounds। नंबर वन हेडिंग दें, अब ये सब हेडिंग होगी इसकी, मतलब फॉलोइंग ग्राउंड्स, नंबर वन हेडिंग दें और फिर बीच में हम लिखेंगे रिगार्डिंग रिसोर्सेस, रिगार्डिंग रिसोर्सेस। लेकिन जी स्टैट्यूट्स इन स्टेट लॉ, स्टैट्यूट्स, अब रिगार्डिंग सोर्सेज के नीचे पहला पॉइंट लिखें, स्टैट्यूट्स इन स्टेट लॉ आर एनेक्टेड बाय सॉवरन। स्टैट्यूट्स होता है रिटन लॉ जो होता है, in state law are enacted by sovereign, while sources of international law while sources of international law are customs grown up among the states and lawmaking treaties concluding them and lawmaking treaties concluding them। अच्छा, रिगार्डिंग सोर्सेज से क्या रेलिवेंट है, वो कहते हैं जी कि इंटरनेशनल लॉ जो है
वो बेसिकली स्टेट्स के बीच में जो प्रैक्टिस और कस्टम्स होते हैं उससे डेवलप होता है, या स्टेट्स जो होती हैं वो ट्रीटीज कर लेती हैं। जैसे हमने पढ़ा था दो तरह के मेन सोर्सेज हैं, कस्टम्स एंड ट्रीटीज, ठीक हो गया, तो वहां से डेवलप होते हैं। लेकिन जो स्टैट्यूट, जो लॉ किसी म्यूनिसिपल लॉ में डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं बाय सॉवरन, मतलब एक सॉवरन एंटिटी डेवलप करती है। इंटरनेशनल लॉ में कोई सॉवरन एंटिटी नहीं है, हमने देखा था, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि वो कॉन्सेंट ऑफ स्टेट से डेवलप होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ में क्या होता है, जो सॉवरन होते हैं उसके थ्रू वो लॉ डेवलप होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए जी, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, लिखिए जी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला पॉइंट, म्युनिसिपल लॉ रेगुलेट द रिलेशंस, municipal law regulate the relations between the individuals and corporate entities, between the individuals and corporate entities, and also the relation between the states and individuals, and also the relation between states and individuals. दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल लॉ, या यूं करके भी लिख सकते हैं वाइल, या दूसरा पॉइंट लिखते हैं, फिर आप इसको नोट्स में उस तरह कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट प्राइमरीली international law regulate the relations primarily between the states, या among the states. मतलब कि म्युनिसिपल लॉ के अगर सब्जेक्ट्स देखे जाएं तो म्युनिसिपल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मेनली इंडिविजुअल्स हैं, एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, ठीक है, या फिर स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन को शो करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सब्जेक्ट्स मेनली जो है वो स्टेट्स ही हैं, ठीक है, मेनली प्राइमरीली जो है वो स्टेट्स हैं, बाकी भी हैं बट मेन स्टेट्स के बारे में है। नेक्स्ट लिखिए, रिगार्डिंग सब्सटेंस ऑफ लॉ, रिगार्डिंग substance of law, लिखें, municipal law is a law of sovereign, municipal law is a law of sovereign over individuals, over individuals, over individuals, while international law is a law not above but between sovereign states, not above but between sovereign states. अच्छा जी, म्युनिसिपल लॉ जो है वो हमें पता है कि सॉवरन का लॉ है ओवर इंडिविजुअल, हमने वो कल क्रिटिसिज्म भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो किसी की ऊपर नहीं है, मतलब जिस तरह हमारे ऊपर सॉवरन का लॉ है, एक पार्लियामेंट का लॉ है प्रिंसिपल लॉ में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो बिटवीन या अमंग स्टेट्स है, मतलब उनके दरमियान में है, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि तमाम स्टेट्स की इक्वल कॉन्सेंट से डेवलप होता है। नेक्स्ट लिखिए, रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स, regarding principles, regarding principles, लिखें जी, municipal law are obeyed because municipal law are obeyed because they are principles of states legislature, स्टेट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आ जाएगा, स्टेट्स लेजिस्लेचर,
दूसरा पॉइंट लिखिए, इंटरनेशनल लॉ इज ओबेड, इंटरनेशनल लॉ इज ओबेड because of the principle of pacta sunt servanda, because of the principle of pacta sunt servanda. नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है, जो म्यूनिसिपल लॉ है, वो इसलिए फॉलो किया जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर ने आपके ऊपर बाइंडिंग किया हुआ है, आपके ऊपर एक लॉ को स्टेट्स के जो स्टैट्यूट्स है उनके थ्रू आपके ऊपर बाइंडिंग किया हुआ है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो इसलिए फॉलो किया जाता है कि स्टेट्स ने उसको कॉन्सेंट दिया होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जनरल असेंबली की अगर रेजोल्यूशन को पास होती रहे लेकिन वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो जनरल असेंबली में, अनटिल एंड अनलेस के स्टेट्स उसको कॉन्सेंट न दें। तो जब जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन पास होती है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होती है, लेकिन कब वो बाइंडिंग होती है? थ्रू प्रिंसिपल ऑफ पेक्टा sunt servanda, कि जब स्टेट्स जो है उसको कॉन्सेंट दे देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिगार्डिंग डायनामिज्म, regarding dynamism of the subject matter, regarding dynamism of the subject matter. लिखिएगा पॉइंट, subject matter of international law subject matter of international law has always remained dynamic, has always remained dynamic, while the subject matter of municipal law, subject matter of municipal law is limited, is limited. अच्छा, जो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है डायनामिक है। कैसे डायनामिक है? दैट इज उसके अंदर देखें स्टेट्स भी आती हैं, उसके अंदर इंडिविजुअल्स भी आते हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, और ये तो सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं। इनसे रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उनके ऊपर भी लेजिस्लेशन करनी पड़ती है। ठीक हो गया? लेकिन म्युनिसिपल लॉ में इतने डायनामिज्म नहीं है सब्जेक्ट मैटर से रेलेवेंट। उसमें मेनली सब्जेक्ट मैटर इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल से रेलेवेंट जितने मैटर हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल से रेलेवेंट मैटर भी, स्टेट से भी रेलेवेंट मैटर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रेलेवेंट मैटर है। अब ये जो उसने 4-5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो कहता है कि जी इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि उनका मेन स्टैंड ये था, हमने शुरू में देखा कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों अलग सिस्टम्स हैं। तो उसने इन 4 पॉइंट से फिर फर्दर प्रूफ किया अपनी इस थ्योरी को कि इन सारे पॉइंट्स में अगर हम देख लें तो हर लिहाज से इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से वेरी करते हैं। ठीक हो गया जी? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा इस थ्योरी के और पॉइंट्स। देखिए, म्युनिसिपल कोर्ट्स, म्युनिसिपल कोर्ट्स would certainly apply, would certainly apply the rules of international law, the rules of international law when they are made and considered, when they are made and considered to be the part of, to be the part of law of the land, to be the part of law of the land। ब्रैकेट में आगे लिख दीजिए म्युनिसिपल लॉ, लॉ ऑफ द लैंड से मतलब है म्युनिसिपल लॉ। ठीक हो गया? ब्रैकेट के आगे फिर लिखना शुरू करें, ब्रैकेट के साथ ही आगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ specific adoption, through the process of specific adoption
which means that a rule of international law cannot be enforced within the state unless that state adopts such a law as an integral part of ये सच अ लॉ के सामने ब्रैकेट में लिख लें इंटरनेशनल लॉ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सच अ लॉ के सामने आगे ब्रैकेट में लिख लें इंटरनेशनल लॉ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स ओन सिस्टम ये जो मैंने आपको लिखवाया ना म्युनिसिपल कोड से इसके ऊपर हेडिंग दे दें स्पेसिफिक एडॉप्शन ये फिजा के ऊपर जब पेस्ट करेंगी तो हेडिंग दे दें स्पेसिफिक अच्छा तला आप कर दें उनका नेट मेरे ख्याल से चला गया तला आप ये पेश कर दें काइंडली स्पेसिफिक एडॉप्शन की हेडिंग देकर इसके ऊपर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ आप लोग लिख लें अच्छा जी अब मैं जरा समझाता हूँ थोड़ा सा फिर अगले पार्ट पे तब जाते हैं हमने अभी पढ़ी है ड्यूलिस्टिक थ्योरी को हमने देख लिया कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी जो है वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ स्पेशली ये हामिद आपके क्वेश्चन को मैं भी आंसर कर रहा हूँ ठीक है ड्यूलिस्टिक थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ दो अलग सिस्टम है ठीक हो गया सो लिहाजा जो है इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्युनिसिपल लॉ में सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होता है कि जब म्युनिसिपल लॉज को अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट कर लेता है ठीक हो गया अच्छा अब जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने समझा भी दिए उस पर रिपीट नहीं करता कि डिफरेंट उसने 4 से 5 डिफरेंसेस बता दिए जिससे क्लियर होगा कि दोनों अलग लीगल सिस्टम है फिर वो कहता है कि ये जो म्युनिसिपल लॉ है ठीक है म्युनिसिपल कोर्ट्स क्या करती हैं इंटरनेशनल लॉ को कब अप्लाई करती हैं ठीक है वो तभी अप्लाई करती हैं कि जब स्पेसिफिक एडॉप्शन के थ्रू अब जरा इस प्रोसेस को समझ लें स्पेसिफिक एडॉप्शन वाला स्पेसिफिक एडॉप्शन के थ्रू क्या करती हैं स्टेट इंटरनेशनल लॉ को अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट करती है स्पेसिफिक एडॉप्शन क्या होता है कि लेट्स से ह्यूमन राइट्स के लॉज बने ठीक हो क्या जब ह्यूमन राइट्स के लॉज बने तो तमाम स्टेट्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को एज अ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट किया तो मतलब वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन थे ह्यूमन राइट्स के अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या बन गए पाकिस्तान इंडिया अमेरिका जितनी भी स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन का उनके लॉ का हिस्सा बन गए अब वो अप्लाई हो रहा है सो स्पेसिफिक एडॉप्शन क्या होती है कि स्टेट्स जो हैं दे इनकॉर्पोरेट द इंटरनेशनल लॉ इन देयर ओन लॉ और मार्क और मेड इट अ पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ ऑफ लैंड आफ्टरवर्ड्स क्या होता है वो लॉ अप्लाई होता है और एज अ पार्ट ऑफ ये लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होता बट एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की वजह म्युनिसिपल लॉ अप्लाई होता है क्लियर हो गया हामिद क्वेश्चन हुआ आपका था स्पेसिफिक एडॉप्शन का क्लियर है ओके अच्छा अब आइए नेक्स्ट लिखिएगा पहले स्पेसिफिक एडॉप्शन हमने समझ लिया अब ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या जी पहले हेडिंग आप देंगे ट्रांसफॉर्मेशन और उसके आगे लिखना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पहले था स्पेसिफिक एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखिए जी as long as transformation of international law it does not take part it does not take sorry partly it does not take place in the municipal law
it does not take place in the municipal law, comma, former former cannot be applied by the municipal courts. Former cannot be applied by the municipal courts. मैं repeat करता हूँ, as long as transformation of international law it does not take part in the municipal law, comma, former cannot be applied by the municipal courts. Next point लिखें, transformation of international law into municipal law may take place according to the constitutional provisions of the state. According to the constitutional provisions of the state. Therefore, the process may be different from state to state. Therefore, procedure may be different from state to state. Third point. Therefore, we can say that specific adoption and transformation are मैं रिपीट तल्ला कहाँ से रिपीट करूं, कौन सा पॉइंट बोलते हैं जरा प्लीज। फर्स्ट वन, अच्छा मैं सारा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करता हूँ, अगर किसी ने लिखा हुआ तो वो पेस्ट कर दे, फिर मुझे रिपीट पेस्ट ना करना पड़े। फर्स्ट वन, अच्छा मैं चले फर्स्ट वन से कर देता हूँ, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट है, एज लॉन्ग एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ does not take place in the municipal law, as long as transformation of international law does not take place in the municipal law, former former ब्रैकेट में लिख लें इंटरनेशनल लॉ ताकि आपके ज़हन में हो, former ब्रैकेट में लिख लें इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड बाय द म्युनिसिपल कोर्ट्स, क्लियर हो गया तला? ओके जी, सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया है। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट पे डायरेक्ट specific, therefore we can say that specific adoption and transformation are the theories concerning the applications of international law, concerning the application of international law within the municipal law, within the municipal law. Thus they are no way, thus they are in no way be called the theories of, the relationship of two systems, relationship of two systems. Relationship of two systems. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिर लास्ट पॉइंट है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
According to dualistic, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, municipal code shall apply municipal law in case of conflict between international law and municipal law. International law in case of conflict between international law and municipal law. Thus, municipal law shall have primacy, Primacy, primacy over international law. Further, when case comes before the international court, or tribunal, international court or tribunal, it applies international law rather than municipal law in case there is conflict between international law and municipal law. In case there is conflict between international law and municipal law. अच्छा जी, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं ये सारी चीजें. स्पेसिफिक अडॉप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दी है. अब मैं आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे. स्पेसिफिक अडॉप्शन को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. स्पेसिफिक अडॉप्शन ये है कि जो मीन्स कोई एक इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी. ठीक है जी, ये पेश कर दीजिएगा फिजा या तला जो भी है, इसको पेश कर दें जो मैंने आखिर में बोला. अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, स्पेसिफिक अडॉप्शन से. स्पेसिफिक अडॉप्शन पे ये है कि स्पेसिफिक अडॉप्शन ये होता है कि लेट से कोई इंटरनेशनल लॉ बना है, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन बने थे. ठीक हो गया, तो तमाम स्टेट्स क्या करती हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं. अडॉप्शन ऑफ ट्रीटी हमने पढ़ा हुआ, अगर आपको याद होगा, तो अडॉप्ट कर लेती हैं कि जी हम इस ट्रीटी की सिग्नेटरी और हम इसको फॉलो करवाएंगे. ठीक हो गया, अपने लॉज में. फिर अडॉप्ट करने के बाद फिर वो जब अप्लाई होता है तो वो एज ए इंटरनेशनल लॉ नहीं अप्लाई होता, ये ड्यूलिस्टिक का व्यू है, बल्कि वो एज अ म्युनिसिपल लॉ अप्लाई होता है. ठीक है, क्योंकि वो स्टेट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने रेलेवेंट लॉ में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है. फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि फिर स्टेट्स क्या करती हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको ट्रांसफॉर्म करती हैं. ठीक हो गया, थोड़ी सी उसके अंदर चीजों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन लाइन लेकर आती हैं. ठीक हो गया, अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा होता है तो ये हर स्टेट में अलग प्रोसीजर होता है. ठीक हो गया, सो पहला स्टेप है स्टेट क्या करती हैं, ट्रीटी को अडॉप्ट कर लेती हैं. एंड सेकंड स्टेप, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ में, रेलेवेंट लॉ में उसको ट्रांसफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉस. ठीक हो गया, जब ये दोनों प्रोसेस मुकम्मल होते हैं उसके बाद म्युनिसिपल कोर्ट्स की जो अदालतें हैं वो इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करती हैं. ठीक हो गया, यहां तक बात सही है. अच्छा, अब ये चीज आ गई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है और स्पेसिफिक अडॉप्शन है, ये चीज जरा गौर से सुनिए कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं. कई ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि ये थ्योरीज हैं which shows the relationship between international law and municipal law. जरा इस बात को गौर से सुनिएगा. ठीक है जी, कई ज्यूरिस्ट रिव्यू देते हैं कि ये थ्योरीज हैं, स्पेसिफिक अडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ.
ठीक है जी। और जो एस के कपूर है उसमें भी उसने यही हेल्ड किया हुआ है। लेकिन अग्रवाल अपनी किताब में और बाकी थ्योरिस्ट अपनी किताब में कहते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया भी है, आखिरी पॉइंट जरा देखिएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट स्पेसिफिक अडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर थ्योरीज कंसर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ विद इन द म्युनिसिपल लॉ। मतलब ये जो दो थ्योरीज हैं, स्पेसिफिक अडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ये थ्योरी है बेसिकली कि कैसे स्टेट्स कानून को, इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई करती हैं। ये इस पर्पस के लिए है, ये इस पर्पस के लिए नहीं है कि रिलेशनशिप शो करने के लिए कि इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये पॉइंट आपके सामने क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। और आखिर में ड्यूलिस्टिक का व्यू ये है कि, ये आपको क्लियर हुई है, बात समझ आइए काइंडली। जो मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आपने पेपर में गलत नहीं करना है, कि स्पेसिफिक अडॉप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी, these theories does not show the relationship of international law and municipal law, but these theories show the relationship that the how international law become part या incorporated as a municipal law। ठीक हो गया, ये समझना जरूरी था। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली हामिद, ऐसा ही है। अब अगली चीज आ जाती है कि ड्यूलिस्टिक कहते हैं कि जब इंटरनेशनल कोर्ट के सामने, इनका व्यू ये है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट के सामने लॉ अप्लाई होगा तो म्युनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ में कंफ्लिक्ट आएगा तो वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती हैं। और म्युनिसिपल कोर्ट के सामने जब कंफ्लिक्ट आएगा इंटरनेशनल लॉ का और म्युनिसिपल का, तो वो म्युनिसिपल लॉ को फॉलो करेंगी। तो म्युनिसिपल कोर्ट म्युनिसिपल लॉ को प्रेफरेंस करती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स इंटरनेशनल लॉ को प्रेफर करती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आने लगे नेक्स्ट थ्योरी पे, जरा जल्दी है, हमने इस पे काफी टाइम आज लगा दिया है। नेक्स्ट लिखिए जी मोनेस्टिक थ्योरी, जरा जल्दी से प्लीज, थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा। मोनेस्टिक थ्योरी, मोनेस्टिक थ्योरी क्या है जी, जरा लिखिए। पहले लिखने फर्स्ट पॉइंट। मोनेस्टिक थ्योरी वाज गिवन बाय, monistic theory was given by two German scholars, two German scholars, namely two German scholars, century भी लिख दें, in the 18th century, in the 18th century, namely Moser, M-O-S-E-R, Moser and Martins, M-A-R-T-E-N-S, Martins, Moser and Martins. Next point, या इस थ्योरी का पहला पॉइंट बनेगा, according to this theory, there exists only one set of legal systems, one set of legal system, that is the domestic legal order, the domestic, that is मतलब I dot E dot, domestic legal order. Second point, it has been denied by the, it has been denied by the exponent of this theory. Exponent means supporters जो इसके होते हैं, exponents of this theory, that international law is distinct, international law is distinct मतलब different and autonomous body of law. International law, it has been denied by the exponent of this theory that international law is distinct and autonomous body of law. Next point, municipal law as well as international law
municipal law as well as international law are parts of one universal legal system, are parts of one universal legal system serving the needs of the human community, serving the needs of the human community in one way or the other, in one way or the other. Next point. International law is therefore international law is therefore indistinguishable indistinguishable from municipal law. Next point. Next point. Monistic are of the view, monistic theory वाले, ठीक है जी, monistic are of the view that there is no need, that there was obviously no need, that there was obviously no need for international rules to be incorporated to be incorporated into municipal relations legislation, into municipal legislation, since they have been made by the states, since they have been made by the states themselves, since they have been made by the states themselves. Next point. मोनोइज्म या मोनिस्टिक जो भी लिख लें, मोनोइज्म मेंटेन्स दैट all laws are made for individuals only. All laws are made for individuals only. Municipal law is binding upon individuals directly. Municipal law is binding upon individuals directly, while international law is binding through states. While international law is binding through states. Next point. Neither municipal law nor international law is above the system, is above the system.
नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल लॉ can be applied by the municipal courts can be applied by the municipal courts without need for transformation without need for transformation. लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू देम, according to them, subject of both these systems are subject of both these systems of law are subject of both the systems of law are ultimately individuals. Ultimately individuals. तला ये सारा पेश कर दें जरा, जितने पॉइंट्स हैं इकट्ठे। तला काइंडली ये सारे पॉइंट्स पेश कर दें इकट्ठे। अच्छा जी, अब ये जो मोनिस्टिक हैं ये कहते हैं जी कि ये दोनों जो सिस्टम है, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ, ये दोनों एक लीगल सिस्टम है, ठीक हो गया, और हम इनको अलग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो म्युनिसिपल लॉ है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल लॉ है, ये दोनों एक लीगल सिस्टम इस तरह है कि बेसिकली दोनों का पर्पस अल्टीमेटली इंडिविजुअल के लिए है। फर्क इतना है कि इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, थ्रू मीडियम ऑफ स्टेट अप्लाई होता है, ये हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में। और जो दूसरा लॉ है, म्युनिसिपल लॉ है, वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है अपॉन इंडिविजुअल, ठीक है। इसके बाद एक मेन चीज ये कहते हैं कि दरअसल दोनों लॉज जो हैं, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल की लिए ही बनाए जाते हैं, लिहाजा इसलिए इसमें किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या उसको, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, अडॉप्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि म्युनिसिपल कोड जो है, बेशक इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट या ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो, इवन देन किसी भी केस में अगर जरूरत पड़े तो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो म्युनिसिपल कोर्ट्स कंसिडर कर सकती हैं। सो पूरी बात का क्रक्स ये है कि ये कहते हैं कि दोनों एक ही लीगल सिस्टम है, नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। दूसरा है, दोनों का पर्पस अल्टीमेटली इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए बनाया जाए। फर्क है कि एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली है। और म्युनिसिपल कोर्ट्स जो है विदाउट प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट ने बेशक ना किया, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स को जो है वो म्युनिसिपल कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ को कंसिडर कर सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर जरा एक आ जाते हैं, तीसरी थ्योरी है, एक चीज मैं देखना चाह रहा हूँ, ठहरे, मैंने शायद आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन खैर वो आप खुद भी कर लेंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया थोड़ा सा। अब आ जाए जरा जल्दी से, हार्मोनाइजेशन थ्योरी, तीसरी थ्योरी, हार्मोनाइजेशन थ्योरी। हार्मोनाइजेशन थ्योरी जो है वो अब क्या कहती है, सिंपल नाम से पता लग रहा है कि इन दोनों को इकट्ठा कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। हार्मोनाइजेशन के इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनको खत्म करके एक यकसा कानून बनाया जा सकता है। लिखिए जरा जी इसके पॉइंट, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हार्मोनाइजेशन थ्योरी। देखिए, बोथ द लीगल ऑर्डर्स आर मेंट टू, अच्छा, फिजा ऑनलाइन है अभी? अच्छा, फिजा ऐसी है कि इन दोनों के जब आप बुक में पढ़ेंगी तो इन दोनों का वो होंगे,
इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। तो आप एक शॉर्ट हेडिंग हेडिंग स्टूडेंट्स को बना के एक दो क्रिटिसिज्म की लिख देंगे, इतना नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि जो मोनिस्टिक का व्यू है वो इसलिए मैं नहीं समझा रहा कि टाइम नहीं है बहुत आसान। जो मोनिस्टिक का व्यू है वो ड्यूलिस्टिक के ऊपर क्रिटिसिज्म है, और जो ड्यूलिस्टिक का व्यू है वो मोनिस्टिक के ऊपर क्रिटिसिज्म है। सिर्फ वही बात है, सिर्फ फर्क इतना है। तो दोनों के मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वो इनको अगर आप अल्टरनेटिव यूज करेंगे वो क्रिटिसिज्म ही बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप जब स्टूडेंट्स को नोट्स बना के देंगी या मुझे भेजेंगी तो आप इसमें इनको क्रिटिसिज्म की एक दोनों की शॉर्ट हेडिंग करके नीचे तो एक दो तीन पॉइंट्स क्रिटिसिज्म के लिख दीजिएगा याद से। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हार्मोनाइजेशन थ्योरी पे। ये स्टूडेंट्स भी नोट कर लें काइंडली, उन लोगों के लिए भी है। फिजा को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो आप सबको नोट्स भेज रही है बना के, और मुझे भी। तो आप लोग भी नोट कर लें कि आपने दोनों पे क्रिटिसिज्म की हेडिंग लाजमी करनी है। ठीक है। और क्रिटिसिज्म सिंपल है, एक के पॉइंट दूसरे का क्रिटिसिज्म है, और जो दूसरा वाला उसका पहला का क्रिटिसिज्म है, उसके पॉइंट सिंपल। और कोई इसमें साइंस नहीं है। आ जाए जी हार्मोनाइजेशन थ्योरी में। ठीक है। both the legal orders are meant to solve the problem of individuals. Both the legal orders are meant to solve the problems of individuals who live therein. Who live therein. 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 Next point. Both the legal systems aim at both the legal systems aim at basic human good. Basic human good. Third, both the systems therefore be both the system therefore be हार्मोनियस। हार्मोनाइजेशन से हार्मनी से है, हार्मोनियस, एंड शुड नॉट अलाउ टू एग्जिस्ट एंड शुड नॉट अलाउ टू एग्जिस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स ओब्लिक लॉ कर दें। कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स ओब्लिक लॉ। फोर्थ पॉइंट, जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स that is I dot E dot मतलब that is I dot E dot municipal as well as international courts, municipal as well as international courts should aim at harmonizing harmonizing the systems harmonizing the systems मतलब इंटरनेशनल सिस्टम और म्यूनिसिपल सिस्टम्स। ठीक है जी, इसकी बात हो रही है। हार्मोनाइजिंग द सिस्टम्स rather than to treat rather than to treat one system to one system superior than other, one system superior than other. Next point, according to this theory, neither municipal law neither municipal law nor international law has supremacy
टू ईच अदर, टू ईच अदर। अच्छा जी, ये सिंपल सा है। इसमें मेन ये कह रहा है कि ना तो एक सिस्टम सुपीरियर है ना दूसरा सिस्टम सुपीरियर है, बल्कि दोनों सिस्टम जो हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लॉ भी और डोमेस्टिक लॉ भी। ठीक हो गया। तो उसने कहा जी कि जित दोनों सिस्टम जो है उनके अंदर हार्मनी डेवलप की जाए, और दोनों सिस्टम के अंदर कोई ऐसे रूल्स ना बनाए जाएं जिसमें कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। तीसरी चीज वो कहता है कि जजेस जो हैं दोनों अदालतों के, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ के या म्यूनसिपल लॉ के, इस चीज की कोशिश कर सकते हैं कि सिस्टम को हार्मोनाइज किया जाए। सही है। और ना एक सिस्टम एक सुपीरियर है दूसरा सिस्टम सुपीरियर, दोनों सिस्टम जो हैं दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट कर लें प्लीज। इधर एक हेडिंग दें, प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट। हेडिंग दीजिए, प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप। प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फिजा आप इसको ऐसे करेंगी, मेरे पास शायद मुझे याद नहीं है लेकिन कहीं मैंने इसको समरी सी टेबल सी बना के लिखी हुई है, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको वो पिक्चर भेज दूंगा। आप जो नोट्स बनाएंगी तो उसमें आप जो है स्टूडेंट्स के लिए उस तरह का टेबल बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो जाए, सिर्फ 5 मिनट में वो पढ़ लेंगे। ठीक है। वो मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। ना भी हो तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट क्या है, इसमें बरतानिया की, फ्रांस की, अमेरिका की और रशिया की और चाइना की। ठीक है जी। इन पांचों का बताया गया है कि वो किस को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, टॉपिक इटसेल्फ खुद ही बहुत आसान है। सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं बताऊं कि बरतानिया का ये बताया गया कि बरतानिया इंटरनेशनल ट्रीटी को देखता है, और दो चीजों के बारे में बताया हुआ, इंटरनेशनल कस्टम के बारे में, इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में। ठीक है। तो ये आप जब देखेंगे तो उसमें एंड में बताया हुआ है कि इस इंटरनेशनल कस्टम को वो कैसे डील करता है, एज अ पार्ट ऑफ अपना लॉ लॉ कैसे बना लेता है, और इंटरनेशनल ट्रीटी को कैसे करता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को पार्लियामेंट से पास कराता है। इसी तरह रशिया जो है देखता है, अगर कस्टम इंटरनेशनल कस्टम है उसको रशिया अपना कस्टमरी लॉ डिक्लेयर कर देता है अपने म्यूनिसिपल कोड में। और इसी तरह रशिया जो है इंटरनेशनल ट्रीटी को देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वायलेशन कर रही है या नहीं। तो ये सिंपल छोटे से 5 पॉइंट्स हैं, एक एक पैराग्राफ एंड में दिए होंगे। ये चीज ध्यान में रख लें, ये हेडिंग आपने साथ लिखनी भी है पेपर में जब आएगा, और आपने मेंशन भी करनी है। तो हर स्टूडेंट को ये बात क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ा इसलिए नहीं रहा कि सिर्फ रीडिंग है, उसमें हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम करते हैं ब्रेक, और हमारी क्लास आज कितने बजे तक है? 2:30 से 3:30, 4:30 एंड 5:30, 5:30 तक है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम करते हैं ब्रेक, 20 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में तो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं की सही तरह, काफ़ी लेंथी था। 20 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। 4:20 पे हम तकरीबन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक लॉज ऑफ ट्रीटीज होगा। ठीक है जी। 4:20 तक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सही है। और फिजा ये आपने आखिरी हेडिंग जब बनानी है तो नोट्स की फिर मुझे बना के भेजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू जी। ये एकेडमी की तरफ से कौन है होस्ट?